राजीव अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जो इतनी हिम्मत दिखाकर पहले प्रिया और ऋषि को किडनैप करके ले गया और फिर उसे धमकी दे रहा है। लेकिन फिर राजीव को अपना पहला दिन याद आया। उस दिन भी सेम इसी टाइप का लेटर उसे मिला था। ये बात सोचकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ दौड़ा। आयशा भी राजीव के पीछे गई। कमरे में पहुंचकर राजीव उस लेटर को ढूंढने लगा और उसे बैग में वो मिल गया। राजीव ने चेक किया कि उन दोनों लेटर्स की हैंडराइटिंग सेम थी। यह आदमी वही है जिसने हमारे बच्चों को किडनैप किया है और हमें धमकाया है। इसे अब मैं नहीं छोड़ूंगा, राजीव ने कहा। और इससे पहले वो कुछ करता, आयशा ने नया वाला लेटर उसके हाथ से छीन लिया और उसे पढ़ने लगी। लेटर पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गई। राजीव ने उसे संभालते हुए खड़ा किया। ये सब मेरी गलती है। न मैं उस आदमी के साथ इन्वॉल्व होती, न तुम उसे देखते, न वो यहाँ आता और न ही तुम बच्चों को घर से बाहर भेजते। मैं एक बहुत ही बुरी माँ हूँ। मुझे माँ होने का हक ही नहीं है। मुझे अपने आप को मार देना चाहिए। आयशा इतना कहकर अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। राजीव को समझ आ रहा था कि भले ही वो आयशा पर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उसे बच्चों से बहुत प्यार था और उन्हें ढूंढने के लिए उसे सब कुछ करना ही था। यही बात सोचकर उसने आयशा का हाथ पकड़ा, उसे उठाकर बेड पर लेटाया और बहुत टाइम बाद उसके इतना करीब होते हुए कहा, तुम चिंता मत करो आयशा, तुम एक अच्छी माँ हो। मैं इस बात को साबित करके रहूंगा और अपने बच्चों को सही सलामत वापस तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। राजीव ने तब आयशा के फोरहेड पर एक किस किया और फिर वो कमरे से बाहर निकलने लगा। तब आयशा ने उससे कहा, अपना ध्यान रखना राजीव। मुझे मेरे बच्चों के साथ साथ मेरा पति भी सही सलामत वापस चाहिए। राजीव ने बहुत टाइम बाद आयशा को इतने प्यार से बोलते हुए सुना था और उसने एक पल के लिए सोचा कि अब शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। यही बात सोचकर वो वहां से बाहर निकल गया और फिर पैसों के लिए एक बैग तैयार करने लगा। उसने अपने सारे पैसे बैग में डाल लिए। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी, वो बस अपने बच्चों को बचाना चाहता था। ये सब करने में उसे रात के 12:30 बज गए और तब वो अपने मिशन पर निकला। कार चलाते वक्त राजीव के मन में ख्याल आया कि शायद उसने आयशा को आज बहुत ज्यादा ही दर्द दे दिया, जो वो नहीं करना चाहता था। बार बार उसके सामने बस आयशा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था और तब राजीव ने सोचा कि अब जब वो प्रिया और ऋषि को घर लेकर आ जाएगा तो उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। बहुत हो गया ये पैसे के पीछे भागने का खेल। इसके चक्कर में वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था और इसलिए वो चीजों को जल्दी से नॉर्मल करना चाहता था। कुछ ही देर में राजीव अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। रात का सन्नाटा हर जगह फैला हुआ था और एक भी आदमी उसे दिख नहीं रहा था। वो कार से बाहर निकला और आसपास देखने लगा, जहां बस जंगल था और ठंड की वजह से कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। राजीव को लगा कि उस पर कहीं से भी हमला हो सकता है, इसलिए उसने अपने पीछे से गन को निकालने के बारे में सोचा। लेकिन तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखी जो उससे कुछ दूर पर रुकी। राजीव बस उस कार को देख रहा था और फिर उसमें से एक आदमी निकला जिसने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और ब्लैक मास्क से मुंह ढक रखा था। पैसों का बैग बाहर रख दो और कुछ भी होशियारी मत लगाना, राजीव ने चिल्लाते हुए कहा। पहले बच्चों को बाहर लेकर आओ। उसकी बात सुनकर वो आदमी मुड़ा और कार का गेट खोलकर उसने प्रिया और ऋषि को बाहर निकाला। वो दोनों बहुत डरे हुए लग रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तब राजीव उन्हें देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगा। ऋषि, प्रिया, तुम अब डरना मत। डैड आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर में ही हम सब घर चलेंगे। ज्यादा होशियार मत बन। बच्चे तेरे पास तभी आएंगे जब तू पैसों का बैग मुझे देगा। अब मैं वापस नहीं बोलूंगा। पैसा निकाल। राजीव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं।
और पलटकर कार के ट्रंक में से 2 बैग निकालकर उस आदमी की तरफ फेंक दिए। बैग मिलते ही वो आदमी उनकी तरफ लपका और तब ऋषि और प्रिया भागते हुए राजीव के पास आ गए। राजीव ने उन दोनों को गले लगाया। आई एम सॉरी बेटा, मेरे कहने पर ही तुम दोनों बाहर गए थे और फिर सारी चीजें बिगड़ गईं। डैडी को माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। राजीव ने इतना कहकर उन दोनों को उठाया और फिर कार की बैक सीट पर बैठा दिया। तब राजीव पलटा और उसने देखा कि उस आदमी ने पैसे अपनी कार में रख लिए हैं और वो जाने के लिए तैयार है। उसने कार रिवर्स की, लेकिन राजीव जानता था कि वो अपने पैसे और ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकता। उसे उस आदमी के बारे में सब जानना था। वो कौन है, ये सब क्यों कर रहा है और वो अब क्या करने वाला है। यही बात सोचकर राजीव ने तुरंत अपनी गन निकाली और उस आदमी के कार के टायर पर शूट कर दिया। कार अपनी जगह पर रुक गई और तब उस आदमी ने देखा कि राजीव उसकी तरफ ही भागकर आ रहा है। उसने फौरन अपनी कार का गेट खोला और वो जंगल की तरफ भागने लगा। राजीव उसके पीछे भागा। वो आदमी पलट पलट कर राजीव को देख रहा था, जो बस उसे फॉलो कर रहा था, और इसी चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और वो आगे जाकर एक पत्थर से टकराया और नीचे गिर गया। राजीव तुरंत उसके ऊपर लपका और उसे पंच मारना शुरू कर दिया। वो लगातार उसे मार रहा था और ये भी नहीं सोच रहा था कि वो कितनी ताकत यूज कर रहा है। कुछ ही देर में राजीव को फील हुआ कि उस आदमी का खून निकल रहा है और उसने तब उसका मास्क उतारा। ये भी एक नया आदमी था जिससे राजीव ने पहले कभी नहीं देखा था, पर अब उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। पता क्यों कर रहा है ये सब? तुझे मेरी फैमिली के बारे में इतना सब कैसे पता है? और इन पैसों का क्या करने वाला है? बोल, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बताता हूँ, सब बताता हूँ, बस मुझे मारना मत। ये सब मैं तुम्हारी बीवी आयशा के कहने पर ही कर रहा हूँ। झूठ बोलता है, रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। इतना कहकर राजीव ने फिर उसे मारना शुरू कर दिया। वो आदमी कुछ नहीं कर पा रहा था। तब राजीव ने उसकी गर्दन पकड़ी और चिल्लाते हुए कहा, देख, एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, सबका सब सच बता दे, वरना इसके आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू ही रहेगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ राजीव। आयशा ने ही मुझे यहाँ ये सब करने के लिए कहा था। हमारी हर प्रॉब्लम के पीछे वही है। मैं इंदौर से हूँ। उसने पहले मुझसे तेरे लिए एक धमकी भरा लेटर लिखवाया और फिर तुझ पे नजर रखने को कहा। उस दिन तेरी और उसकी बात की पूरी रिकॉर्डिंग भी उसने मुझे भेजी थी, जिसमें तूने ये बताया था कि पैसा कहाँ से आया है और कितना है। इस वजह से ही मुझे पता था कि कितने रुपए डिमांड करना है। कल उसने मुझे कहा कि मैं तेरे बच्चों को किडनैप कर लूं और फिर हम दोनों यहां से भाग जाएंगे, लेकिन तूने मुझे पकड़ लिया और आयशा ने भी पूरे दिन से मुझे कॉल नहीं किया। एक और बात, जिस पुलिस वाले के साथ तू रहता है ना, उसे भी तेरी लोकेशन आयशा ने ही बताई थी और इसलिए वो तुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आया है। ये सब आयशा ही प्लान कर रही थी। तू सोच वो कितना नीचे गिर सकती है कि उसने पैसों के लिए अपने ही बच्चों को किडनैप करवा लिया। राजीव ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उस आदमी को छोड़कर खड़ा हुआ और सोचने लगा कि क्या इन सब पर उसे विश्वास करना चाहिए। वो यही सोच रहा था, तब उस आदमी ने कहा, राजीव, तू अपने पैसे ले ले और मुझे जाने दे, पर एक बात ध्यान रखना कि अपने पैसों और बच्चों के साथ वापस उस औरत के पास मत जाना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू इतना इसके पहले कि वो आदमी अपनी बात कंप्लीट करता, राजीव ने उसे शूट कर दिया और वो वहीं मर गया। राजीव को किसी से भी ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। वो अपने दिमाग में प्लानिंग शुरू कर चुका था। तब उसने उस आदमी की बॉडी को उठाया और ले जाकर
उसे उसकी कार में बैठाया। फिर राजीव ने अपनी कार में से पेट्रोल का कैन निकाला और उस गाड़ी पर छिड़कने लगा। और जब राजीव ने पूरा पेट्रोल छिड़क दिया तब उसने अपनी जेब में से लाइटर निकाला और कार को आग लगा दी। फिर वो अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। राजीव कार चलाते हुए चुप था और अपनी आगे की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन प्रिया और ऋषि बहुत थके हुए थे। तब प्रिया ने पूछा, डैड, हम घर कब तक पहुंचेंगे? मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। हम अभी कहीं और जा रहे हैं बेटा। क्या मॉम वहाँ है डैड? नहीं, तुम्हारी मॉम अभी कहीं और है। हम एक नई जगह जा रहे हैं, सिर्फ 1-2 दिन के लिए। फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके जाऊंगा जहां मॉम भी होंगी। राजीव की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई और तब राजीव ने कार को मीनाक्षी के घर के रास्ते पर मोड़ लिया।